बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। एफबीआर की मेन वेबसाइट पे आपने आना है टैक्स ईयर 2022 की रिटर्न के लिए। ये एफबीआर की मेन वेबसाइट है, आपकी जानी पहचानी। रिटर्न फाइल करने के लिए आपने आयरस पे क्लिक करना है, तो ये आपको फाइलिंग के जो पेज है वहाँ पे ले जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ बाकी इन्फॉर्मेशन भी है। इन पे टाइम टू टाइम मैं वीडियोस अपलोड करता रहा हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आयरस आ गया आपका। पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान, और आउटसाइड पाकिस्तान ये लिंक उन्होंने दिया है, यहाँ पे क्लिक करना है। आउटसाइड वाला ज़्यादातर वर्किंग नहीं करता। इसके साथ आपने रिटर्न फाइल करते हुए ये एफपीआर मालूमात जो है ना, ये आपने लाजमी ओपन कर लेनी है। ये बहुत काम की चीज़ है। कोशिश कीजिएगा इसको आप किसी दूसरे ब्राउज़र में ओपन कर लें। लॉगिन आईडी पासवर्ड सेम होता है, क्योंकि यहाँ पे वो डाटा होता है एफबीआर का जिसमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि एफबीआर ने यहाँ पे आपका टैक्स काटा है। तो ये चीज़ें आपकी रिटर्न के साथ मैच करनी चाहिए। यहाँ पे आपने आयरस में लॉगिन करना है। ये मैंने लॉगिन किया आयरस में, और यहाँ से आगे हमारा जो फॉर्म है ये आपके पास उसका पोर्टल आ गया। इसी तरह आप इसमें लॉगिन कर लेंगे और आपके पास जो विद होल्डिंग टैक्स की इन्फॉर्मेशन है वो सारी आ जाएगी। जी, ड्राफ्ट में अगर पहले से एक दफ़ा ओपन किया हुआ है फॉर्म तो उसको डिलीट कर दें, अदरवाइज़ वो आपको ओपन नहीं करने देगा। ये मैंने उसको डिलीट किया और दोबारा ऊपर मैं डिक्लेरेशन से नया फॉर्म जो है वो ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप ख़ुद फ़ाइल करना चाहते हो तो बड़े आराम से आप फ़ाइल कर सकते हो। मेरी वीडियो को ध्यान से देखें। पासवर्ड भी चेंज हो सकता है, चेंज पिन भी आप कर सकते हो। पिन जो भी है, मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर आपने स्किप किया तो मुश्किल होगी। सैलरी जो रिटर्न जो है, अगर आपकी सैलरी इनकम है तो आपने सैलरी वाली इस फॉर्म को सिलेक्ट करना है। अगर सैलरी के साथ मोर देन 25% अदर इनकम भी आपकी आ रही है तो फिर नॉर्मल फॉर्म आपने सिलेक्ट करना है। और अगर सिर्फ सैलरी इनकम है या कोई 5-10% 15% जो है वो कोई अदर इनकम है तो फिर भी सैलरी वाला कर सकते हो। अदरवाइज़ आपने सैलरी वाला नहीं करना, वो आपको फ़ाइल नहीं करने देगा। यहाँ पे पीरियड पे क्लिक करेंगे। जिस साल की भी रिटर्न फाइल करनी है सेम प्रोसेस है। पिछले साल भी इसी तरह था, अब भी इसी तरह ही है। 2022 की हम फाइल करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे। जी, अब इसमें ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है जहाँ पे हमने डाटा फिल करना है। सबसे पहले क्योंकि हम सैलरी की बात कर रहे हैं, देखें फ्रेंड्स, सैलरी आपने यहाँ पे लेनी है ग्रॉस अमाउंट। अगर आप देखेंगे ना तो आपको बाज़ दफ़ा नेट पेएबल सैलरी कम होती है, ग्रॉस ज़्यादा होती है। उसमें से कुछ डिडक्शंस हो जाती हैं, पीएफ, इसके अलावा बाकी फ़ंड्स वगैरह की डिडक्शन होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की या प्राइवेट सेक्टर में भी। तो आपने ग्रॉस सैलरी लेनी है। इसके अलावा ग्रॉस सैलरी पूरे साल की ले ली, और इसमें अब ये है कि 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी मेडिकल अलाउंस जो है वो एग्जाम्प्ट होता है। तो मैं यहाँ पे अजम्पशन ये ले रहा हूँ, सपोज़ कि हमारी जो बेसिक सैलरी है वो 2 मिलियन थी पूरे साल की, और उस पर 10% 2 लाख जो है वो मेडिकल अलाउंस हमने एग्जाम्प्ट में लिख दिया है दरमियान में। वो कम ज़्यादा जो भी अमाउंट है आपकी वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा बेसिक सैलरी के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सपेंडिचर रिम्बर्समेंट में ज़्यादातर टीएडीए आता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस। फॉर एग्जांपल आप ऑफ़िस के काम से कहीं पे आप साइट पे विज़िट के लिए जाते हो, वहाँ के जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको रिम्बर्स किए जाते हैं। बैंक में पेमेंट होती है तो डेफ़िनेटली जब बैंक की ट्रांजैक्शन है तो फिर आपने शो करनी है, लेकिन वो होगी एग्ज़ेम्प्ट। आपने यहाँ पे उसको इस तरह से इंटर करना है। इसमें बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन अभी क्योंकि मैं ये सैलरी पर्सन के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो बाकी इंशाल्लाह मैं फ़र्दर वीडियोज़ एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कैपिटल एसेट से रिलेटेड वीडियोज़ मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। इंशाल्लाह नई वीडियोज़ भी अपलोड कर दूँगा। अगर आपकी इनमें से कोई इनकम नहीं है तो आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। अगर इनमें भी कोई इनकम है तो इनसे रिलेटेड जो मेरी वीडियो होगी उसको भी आपने एक दफ़ा देख लेना है, तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। रिटर्न फाइल करते हुए अगर मेरी वीडियो को आप साथ साथ देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा, और आप ख़ुद अपनी वीडियो, अपनी जो रिटर्न है वो बड़े आराम से फ़ाइल कर सकते हो। सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स, वो है एडजस्टेबल टैक्स। अब देखें, अक्सर आप मुझसे क्वेश्चन करते हो कि मैं ये चीज़ क्लेम कर सकता हूँ, ये चीज़ कर सकता हूँ। तो ये सारी एक लिस्ट आ रही है जो जो टैक्सेस आप क्लेम कर सकते हो। सबसे पहले तो सैलरी का जो एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्ट किया है, जो आपको एक स्लिप मिलती है पूरे साल की, रूल 42 का सर्टिफिकेट होता है कि जी हमने पूरे साल में इतनी सैलरी दी, आपका इतना टैक्स काटा है, और जो टैक्स काटा है वो यहाँ पे लिखना है आपने। उसके बाद आपका कैश विड्रॉल पे टैक्स, नॉर्मली इस साल तो ये ज़ीरो था।
फिर भी अगर आपका कोई सर्टन बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे कोई टैक्स की डिडक्शन हुई है तो कुछ नहीं करना, जस्ट प्लस पे क्लिक करना है, बैंक अकाउंट ऐड करना है। बैंक अकाउंट नहीं भी ऐड करना, सिर्फ बैंक का नाम भी लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा, और जितना भी टैक्स कटा है वो यहाँ पे लिख देना है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप जो भी टैक्स यहाँ पे क्लेम कर रहे हो एडजस्टेबल में, उसका एविडेंस आपके पास होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि एफबीआर फ्यूचर में कभी भी पूछ सकता है कि भाई आपने ये क्लेम किया था तो हमें कोई एविडेंस दो। ठीक है। अब इसी तरह ये मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। आप गाड़ी की रजिस्ट्रेशन पे जब पेमेंट करते हो तो उसमें मतलब काफ़ी किस्म के टैक्सेस होते हैं, तो उसमें जस्ट सिर्फ जो इनकम टैक्स होता है वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। गाड़ी का नाम लिखें, उसका मॉडल लिखें, ना भी लिखें तो सिंपल उसका गाड़ी का नंबर भी लिख दें और उसको यहाँ पे क्लेम कर लें तो काम चल जाएगा। ये बॉक्स आ गया आपके पास, जितना उसमें इनकम टैक्स पे किया है आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम वो क्लेम कर सकते हो। इसी तरह ट्रांसफ़र के ऊपर भी आप पे करते हो, सेल करते हुए पे करते हो, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। प्राइवेट व्हीकल टैक्स भी अगर आप पे कर रहे हो वो भी आप क्लेम कर सकते हो। इसी तरह कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी पे नॉर्मली जब एक लिमिट से आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल घर का ज़्यादा होता है तो उस पर भी इनकम टैक्स आता है। अगर उस पर इनकम टैक्स है तो वो भी आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है। इसी तरह आपका टेलीफोन पे, मोबाइल फ़ोन पे, ये तो मोबाइल फ़ोन का सब का ही डिडक्ट होता है, तो आप अपनी हेल्पलाइन पे कॉल करके मोबाइल फ़ोन पे उनसे सर्टिफिकेट मंगवा भी सकते हो, वो अपने पास सेव कर लें और वो जो भी टैक्स कटा है उसको यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। मोबाइल का नंबर लिखें और जो भी टैक्स कटा है उसको क्लेम कर लें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आपने स्किप करके देखा तो मे भी आपको कुछ चीज़ समझ ना आए, तो मेरी रिक्वेस्ट है काइंडली इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपने हमारी सर्विसेज लेनी हो तो मैंने अपना नंबर दिया है, आप हमसे भी रब्ता कर सकते हो हमारी सर्विसेज के लिए। ख़ुद फाइल करना चाहें तो बड़ा आराम से इंशाल्लाह आप कर लोगे। प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ पे जो भी आपने टैक्स पे किया है तो वो भी यहाँ पे आपने लिख देना है। ठीक है। और इसी तरह अगर आपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस पे, यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कोई टैक्स पे किया है तो वो भी आपने यहाँ पे लिखना है, लेकिन आपके पास स्लिप होनी चाहिए। और जो टैक्स क्लेम करो उनकी स्लिप्स आपने वेस्ट नहीं करनी, वो अपने पास फ़ोल्डर में संभाल के रखनी है। फ्यूचर में कभी भी एफबीआर 6 साल तक आपसे इस चीज़ का रिकॉर्ड जो है वो मांग सकता है। ठीक है। इसी तरह आपने अगर प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो 236 के अंडर आपने टैक्स पे किया होगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो भी आप क्लेम कर सकते हो। इसी तरह फ्रेंड्स ये सारे टैक्सेस हैं, वन बाय वन आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ें आप क्लेम कर सकते हो। इनकम टैक्स के अलावा कोई टैक्स क्लेमेबल नहीं होता, जैसे घर का प्रॉपर्टी टैक्स है वो क्लेम नहीं कर सकते आप। ठीक है। मोबाइल फ़ोन बाज़ दफ़ा हम ये बाहर से लेके आते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन पे होता है, वो भी क्लेम नहीं होता, तो सिर्फ इनकम टैक्स। अब ये कंप्यूटेशन पे आप आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये आपका एडमिटेड टैक्स आ गया। एडमिटेड टैक्स अगर जब आ रहा होगा तो इसका चालान बना के पे करना होगा। इसकी सिंपल सी 2-4 मिनट की वीडियोस में मैं मोबाइल फ़ोन पे आपको रिकॉर्डिंग करके दिखा दूंगा। बेटर है आप मोबाइल फ़ोन पे ही अपना जो है वो चालान बनाएं। जो टैक्स आसान ऐप है वो बड़ा जल्दी बना देती है, और उसकी ऑनलाइन ईजी पैसे, जायज़ कैश या मोबाइल बैंकिंग से भी आप पेमेंट करके फ़ौरन ये अपडेट होता है और यहाँ से आप जमा करवा सकते हो। चालान बनाने के बाद जब आप पेमेंट कर दोगे तो 2-3 घंटे के बाद ही पेमेंट पे आके जब इधर प्लस पे क्लिक करोगे तो ये वाली पेमेंट जो है यहाँ पे आ रही होगी, यहाँ पे क्लिक करना है आपने, तो ये ऊपर अपलोड हो जाएगी रिटर्न में। उसके बाद आपने दोबारा से कंप्यूटेशन पे आना है और इसको आपने जो है ना कंप्यूटेशन पे इसको जब पेमेंट आप अटैच कर दो तो इसको 1-2 दफ़ा आपने कैलकुलेट करना है ताकि ये रिकॉर्ड आपका अपडेट हो जाए। यहाँ से जो एडमिटेड में अमाउंट आ रही है ये इधर दरमियान वाले में आ जाएगी, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी दूसरी जगह जिधर अब आ रही है। तो अगर एडमिटेड टैक्स की 1 रुपये की भी अमाउंट बन रही है तो उस वक्त तक रिटर्न फाइल नहीं होगी जब तक उसकी पेमेंट नहीं होगी। अब फ्रेंड्स ये रिटर्न का पोर्शन था। ठीक है। सबसे पहले इस रिटर्न की एंट्री हमने वेल्थ स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है। अब ये नॉर्मल टैक्सेबल इनकम थी, ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो रिकन्सिलेशन में आएंगे, जो नॉर्मल इनकम है आपकी उसको यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, कैलकुलेट भी साथ कर देना है अपने। ठीक है। अब आप पहली दफ़ा फ़ाइल कर रहे हो या 5वीं दफ़ा फ़ाइल कर रहे हो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आगे मैं फ़र्क बताऊँगा। ठीक है। ये एग्ज़ैम्प्ट इनकम आपकी है, दरमियान में जो 2,45,000 उसको कॉपी करना है। अब ये आप इसको देख भी सकते हो कि 2 लाख मेडिकल अलाउंस था और 45,000 टीएडी है, तो ये कंप्यूटेशन में उसने इकट्ठी करके बता दी है। तो ये जो दरमियान वाले बॉक्स में फिगर आ रही है इसको आपने कॉपी करना है, क्योंकि ये एग्ज़ैम्प्ट है। और आप देखें मैं उस बॉक्स के सामने लिख रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि आपने एग्ज़ैम्प्ट इनकम यहाँ पे लिखनी है। नॉर्मल के सामने नॉर्मल को लेके आना है, एग्ज़ैम्प्ट के सामने एग्ज़ैम्प्ट को। इसी तरह अगर आपको पूरे साल में कोई रिमिटेंस बाहर से आई है,
वो आपने यहाँ पे लिखनी है। और रिमिटेंस हमेशा वो है जो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में बाहर से आती है। अगर यहाँ के लोकल किसी अकाउंट से आपके अकाउंट में आती है तो वो रिमिटेंस नहीं होती, वो चाहे आपको बाहर से जिस मर्ज़ी ने भेजी हो। और ये बात भी याद रखिएगा कि एक साल में 5 मिलियन से ज़्यादा की अगर आपके पास रिमिटेंस आ रही हैं तो फिर एफबीआर आपसे पूछ सकता है कि ये कहाँ से आ रही हैं। 5 मिलियन तक कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी मंगवा लें, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि क्यों आ रही है, बस बैंक में आनी चाहिए। इनहेरिटेंस से कोई अमाउंट आई है आपको अपने फादर की तरफ से, मदर की तरफ से, तो कोशिश करें अगर कोई कैश है तो उनके बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में आना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर उसका एग्रीमेंट होना चाहिए आपके पास, मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास होना चाहिए कि जी ये चीज़ यहाँ से आ रही है। इसी तरह कोई गिफ्ट आपके पास आ रहा है तो वो भी। अब गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स जो है, ये मैं आपको इसकी वेल्थ की वर्किंग में इस पॉइंट को भी आप होल्ड करें, ये आगे मैं बताता हूँ, ये आगे एक चीज़ से रेलिवेंट है। इसको कैलकुलेट कर दें, ये आपकी वर्किंग जो है तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अब आ जाता है आपका एक्सपेंसेस। अब फ्रेंड्स देखें, यहाँ पे आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने किसी बॉक्स को नहीं छेड़ना। अगर आपको ये आपने इंश्योरेंस वगैरह करवाई हुई है तो अप्रॉक्सीमेटली फ़र्ज़ किया आपकी इंस्टॉलमेंट है 50,000, 70,000, 90,000, तो 1 लाख रुपये अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा बढ़ा के इसमें लिख दें। अदर पर्सनल एक्सपेंस में एक लमसम सी फिगर लिख दें अपने लिहाज से। मेरा मशवरा ये है कि एक्सपेंसेस को ज़्यादा ना रखें, बट नॉर्मल सा रखें, ज़्यादा ना रखें, बाकी जो अपनी वाइट मनी है उसको सेव करें। तो यहाँ पे एक जस्ट एक अमाउंट लिख दें। इधर दरमियान में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि जी आप कैलकुलेट करें कि बिजली का बिल इतना था पूरे साल का, पानी का इतना था, ऐसा नहीं करना आपने, वरना आप खुद फंस जाएंगे जी। उसके बाद आप आ जाते हो पर्सनल एसेट्स में। अब फ्रेंड्स, जो पिछले साल आपने फ़ाइल किए हैं वो एसेट्स एज इट इज़ आपके कैरी फॉरवर्ड होंगे। अगर तो आपने इनमें से कोई प्रॉपर्टी, जैसे ये ऊपर प्रॉपर्टी आ रही है, अगर आपने ये प्रॉपर्टी इसमें से कोई सेल की है इस साल, ठीक है, तो यहाँ से डिलीट होगी, अदरवाइज़ वो एज इट इज़ आएगी। कोई नई प्रॉपर्टी आपने लिया तो प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे उस प्रॉपर्टी का आपने एरिया लिखना है, एड्रेस लिखना है, जितने की आपने ली है आपने वो उसको यहाँ पे ऐड कर देना है, सिंपल। फ्रेंड्स, मैं आपको बड़ा जो है ना वो सिंपल वे में बता रहा हूँ। फिर भी आपको समझ ना आए, आप हमारी सर्विसेज लेना चाहें, ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करें। अब ये प्रॉपर्टी आ रही है आपकी, ठीक है, और यहाँ पे वो प्रॉपर्टी आएगी जो 30 जून 2022 को आपके पास थी। अब चाहे वो आपने 20 साल पहले ली थी, चाहे आपने 20 दिन पहले ली थी, जो 30 जून 2022 को आपके पास प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम 2022 की बात रिटर्न फाइल कर, वो आपने यहाँ पे शो करनी है। ठीक है, ये नहीं सोचना कि ये मैंने पिछले साल कर दी थी तो मैंने इस साल नहीं करनी, ये हर साल आएगी जब तक आप इसको सेल नहीं करते। और अगर आपने इस प्रॉपर्टी में कोई कंस्ट्रक्शन की है तो उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर दें। मतलब पिछले साल ये प्रॉपर्टी एक 15 लाख की थी, इस साल मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन की 5 लाख की, तो मैं इसको 20 कर दूंगा, लेकिन प्रॉपर्टी यहाँ पे स्टिल आएगी। इसी तरह आपने अपने बैंक यहाँ पे ऐड करने हैं। ठीक है, बैंक का नाम लिखें, बैंक अकाउंट नंबर लिख दें, सिंपल सा, ज़रूरी नहीं है कि IBN लिखें या बड़ा ही पूरा नंबर लिखें, बस जस्ट रेफरेंस दें। और 30 जून 2022 का जो बैलेंस है उस दिन का वो लिखना है आपने। अब ये जिस साल की भी रिटर्न फाइल करोगे ये उस 30 जून का बैलेंस होगा, 30 जून 2022, 30 जून 2021, इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लें जी। उसके बाद ये देखें, गोल्ड मैंने ऐड किया हुआ है क्योंकि ये पुराना कैरी फॉरवर्ड था। मैं बता देता हूँ कैसे ऐड करना है। प्लस पे क्लिक करना है, जितना भी गोल्ड है यहाँ पे आप लिखोगे, उसकी वैल्यू लिखोगे और उसको ऐड कर दोगे। कैश का मैं आपको मशवरा दूंगा, इसको जब रिटर्न फाइल करें तो इसको लास्ट में फिल करें। ठीक है, इसको एक दफ़ा ब्लैंक कर दें और कैलकुलेट करें, क्योंकि कैश जो होता है वो बैलेंसिंग फिगर होती है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई एफबीआर आपके घर आके आपसे पूछेगा जी कैश आपने अगर इतना शो किया है तो अब हमें आप पैसे पूरे करवाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कोशिश करें इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखें और एक इसको लास्ट में फिल करना है आपने। कोई गाड़ी है आपके पास या इस साल ली है तो गाड़ी का नंबर लिखें, ठीक है, और यहाँ पे उसको आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैं अब फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ इस साल मैंने गाड़ी ली है तो मैं गाड़ी यहाँ पे ऐड कर दूँगा। अगर मैंने ये गाड़ी पहले ली होती और इस साल मैंने सेल किया तो फिर ये यहाँ से मैं डिलीट कर देता। ठीक है, गाड़ी का नंबर लिखें जस्ट, और उसको ओके करें तो वो आपको बॉक्स दे देगा। यहाँ पे जो भी उसकी वैल्यू थी, जितने की ली थी, यहाँ पे आप ऐड कर देंगे, इसको कैलकुलेट कर दें। अब ये जो चीज़ है ना, ये लिंक करती है जो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था रिकन्सिलेशन में, गेन ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो अब ये फ़र्ज़ किया कि गाड़ी 15 लाख की है,
ठीक है, ये पहले से चलती आ रही है, मतलब इस साल नहीं थी, पिछले साल भी थी। और यहाँ पे ये गाड़ी मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मैंने 16 लाख की सेल की, तो गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट में वहाँ से मैं इस गाड़ी को डिलीट कर दूँगा जब मैं सेल करूँगा, ठीक है। सॉरी, इस गाड़ी को मैं डिलीट कर दूँगा, जो यहाँ पे गाड़ी आ रही है 15 लाख की। और क्या होगा कि जो गेन ऑन डिस्पोजल है उसमें वहाँ पे जस्ट मैं 1 लाख जो है वो ऐड कर दूँगा अपनी इनकम में। ये जैसे अब गाड़ी फ़र्ज़ किया मैंने अगर सेल किया, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे हम 1 लाख ऐड कर देंगे अगर मैंने इसको 16 लाख का सेल किया है, मतलब 1 लाख मुझे प्रॉफिट हो गया, 15 की मैंने पहले ली थी और 16 की मैंने अब सेल कर दी। इसको कैलकुलेट कर देना है आपने, ठीक है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ जस्ट, अगर आपने सेल नहीं की, गाड़ी 30 जून को आपके पास है, ओनरशिप आपके पास है, तो फिर ये वैसे ही एज इट इज़ आएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप नीचे देखें, अगर आपको लॉस होता है इस पर, पर जब पहले 15 लाख की गाड़ी आपने वेल्थ में शो की हुई थी, वो आपने 14 लाख की सेल कर दी, तो ये आप नीचे देखेंगे तो आपको लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स आ रहा है, तो वो आपने 1 लाख फिर नीचे लिखना है। और यहाँ पे आप सिर्फ गाड़ी की सेल, फर्नीचर वगैरह की सेल को ले सकते हो, गोल्ड की सेल, आपकी लैंड की, प्लॉट की सेल वो यहाँ पे नहीं आएगी, ये याद रखिएगा। ये सिर्फ गाड़ी की, घर के फर्नीचर की, इस तरह की चीज़ों की सेल को यहाँ पे लिया जाता है, क्योंकि उनके लिए गोल्ड अगर आप सेल करते हो तो उस पर टैक्स होता है फिर प्रॉफिट पे, जबकि गाड़ी वगैरह जो है इस पर कोई टैक्स नहीं है, कैपिटल टैक्स कोई नहीं है आपका, ठीक है। अच्छा, ये अब सारी आपने जो है ना वेल्थ अपनी फिल कर ली है, ठीक है। अब मोस्टली आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब आपने ये अगर आपने कोई लाइबिलिटी ली हुई है, कोई गाड़ी लीज़ पे ली हुई है, तो ये नीचे सबसे नीचे आप देखेंगे क्रेडिट, यहाँ पे आपने बैंक का नाम लिखना है और उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बता देनी है कि आपने लोन किस लिए लिया है। हाउस लोन है, कार लोन है, पर्सनल लोन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मैंने कार के लिए लोन लिया था, तो 15 लाख की गाड़ी थी, तो मैं ऊपर 15 लाख की गाड़ी पूरी ऐड कर दूंगा पूरी फुल वैल्यू से। और नीचे जो 30 जून 2022 का शेड्यूल बैंक आपको देगा कि 30 जून 2022 को पेएबल बैलेंस इतना है, वो बैलेंस यहाँ पे आपने लिखना है, 30 जून 2022 का पेएबल बैलेंस। मतलब ये आपने अपनी लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड करनी है, जो बैंक से आपने लोन वगैरह लिया हुआ है। यहाँ पे वो लोन आपने नहीं रिकॉर्ड करना जो आप दोस्तों से, रिश्तेदारों से लेते हो कि जी मैंने फ़लाँ बंदे से लिया, फ़लाँ बंदे से लिया, वो नहीं रिकॉर्ड करना, वरना आप एक नए सर्कल में फंस जाओगे, ठीक है। उसको नहीं छेड़ना आपने, जस्ट अगर कोई बैंक से लोन लिया है आपने सिर्फ उस पर फोकस करना है जी। अब रिकन्सिलेशन में आप आएँ, अब देखें जी यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें आपने कर ली हैं, ठीक है। अब अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो ये बात अब ध्यान रखें, ये अमाउंट अभी नेगेटिव में है, फर्स्ट टाइम करोगे तो ये पॉजिटिव में आ रही होगी। जब आप फर्स्ट टाइम फाइल करो तो आपने पर्सनल एसेट्स में जो मैंने अभी कैश को ब्लैंक रखा हुआ है, आपने इसको फिल कर लेना है, ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम फाइल करो और इसको फ्लेक्सिबली अगर कैश नहीं भी है तब भी कुछ रखना है आपने, ये बातें आपको कोई कंसल्टेंट नहीं बताएगा, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, ठीक है। आपने कैश को रखना है लाजमी। अगर आप जब कर लोगे तो यहाँ पे जो आपकी फ़िगर आएगी उसको यहाँ से आपने नीचे से कॉपी करना है और ऊपर पेस्ट कर देना है, नेट एसेट प्रीवियस ईयर यहाँ से कॉपी करना है, और ऊपर जो सबसे ऊपर सेकंड में जो फिगर आ रही है नेट एसेट प्रीवियस ईयर, ये ब्लैंक आ रही होगी यहाँ पे, यहाँ से आपने इसको जो है वो कॉपी करना है और ऊपर पेस्ट कर देना है, तो ये आपकी जो अमाउंट है ये ज़ीरो हो जाएगी। दूसरी दफ़ा आप फाइल कर रहे हो या ऑनवर्ड, तो ये माइनस वाली फ़िगर को यहाँ पे आपने कैश में रखना है और कैलकुलेट कर देना, वहाँ से कॉपी करके करेंगे तो ये आप देखोगे कि रिकन्सिलेशन में ये अमाउंट जो है अनरिकनसाइल्ड आपकी ज़ीरो हो जाएगी, और इस तरह से आपकी जो रिटर्न है वो तकरीबन कंप्लीट हो गई है। आपने इसको वेरीफाई करना है और सबमिट कर देना है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह।